किसी भी रिएक्शन के लिए 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला फैक्टर होता है कि आखिरकार वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। दूसरा फैक्टर होता है कि वो कितनी होगी, और तीसरा फैक्टर होता है कि वो कितनी टाइम लेगा, मतलब उसकी क्या स्पीड होगी, क्या होगा, रेट होगा। तो अगर 11वीं क्लास किसी ने थोड़ी और ढंग से पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी हो, बिगड़ गई, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि तुम्हें 11वीं क्लास पे ज़्यादा मतलब परेशान होने वाली बात नहीं कि तुम्हारी 11वीं क्लास छूट गई है, मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। देखो, मैं बता रहा हूँ कि जो तुम्हें 12th क्लास के हिसाब से तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि 11वीं क्लास तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई जे मेंस, नीट या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसे 11वीं क्लास के टॉपिक कवर करने चाहिए। अगर 11वीं क्लास से जो भी टॉपिक छूटे हैं, जैसे मान लो इक्विलिब्रियम छूटा है, थर्मोडायनेमिक्स छूटा है, गैसेस स्टेट, जो टॉपिक भी छूटे हैं ना, तो उनकी मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके देख लें। वहाँ मैंने हर टाइप के क्वेश्चन कराए, बहुत बिंदास तरीके से समझाया है। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो 12th की कर रहे हैं, उन्हें परेशान नहीं होना कि अगर 11th छूटा है, कुछ नहीं छूटा है। कुछ वीडियो में परेशानी, कुछ टॉपिक में परेशानी आएगी तो बता दूंगा कहाँ से किस तरीके से कवर करना है, लेकिन मैं इस तरीके से लेके चलूँगा कि तुम्हें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। तो मतलब हम 3 फैक्टर के ऊपर बात कर रहे थे कि पहला क्या करेगा, फिजिबिलिटी की रिएक्शन होगी या नहीं होगी, होगी तो कितने एक्सटेंड तक होगी, और तीसरी बात कि उसकी क्या रेट होगी। जो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, जो 11th क्लास में पढ़ते हैं, पढ़ी होगी नहीं पढ़ी हो कोई बात नहीं, थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली बताता है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, मतलब उसकी फिजिबिलिटी, डेल्टा जी स्मॉलर देन जीरो, मतलब गिब्स एनर्जी के ऊपर बात करते हैं। कितने एक्सटेंड तक होगी उसके बारे में बात करी जाती है इक्विलिब्रियम में, जो हम 11th क्लास में पढ़ के आते हैं। अब तीसरा फैक्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये 2 फैक्टर हम लोग 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, और एक फैक्टर जो रह गया जिसको हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। इसको अपन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, इतने मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे कि तुम कहीं का भी क्वेश्चन कैसा भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आखिरकार बच्चे तो हैं, बच्चे मन के सच्चे, क्वेश्चन पूछते अच्छे अच्छे, तो बच्चों के दिमाग में हमेशा एक कन्फ्यूज़न रहती है कि भैया एक काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों एक ही चीज़ है या फिर दोनों अलग अलग चीज़ हैं। क्योंकि आखिरकार सिर्फ केमिस्ट्री या बायोलॉजी ही नहीं पढ़ते हम लोग, आखिरकार फिजिक्स ही पढ़ते हैं। तो 11th क्लास में जब तुमने पढ़ा होगा तो इसके सुनने तो बहुत ज़्यादा चांसेस मिले होंगे। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ इन सबको समझने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ना यहाँ कोई कनेक्शन है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि एज अ नॉलेज कभी कोई तुम्हें ज़्यादा दिक्कत ना आए। देखो, सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक्स। वैसे यहाँ बता दूँ कि काइनेटिक्स यहाँ तुम्हें जस्ट समझना है, वो समझना है किस रिलेटेड, वो समझना है मूवमेंट से रिलेटेड। मूवमेंट बताएं किस तरीके से मूवमेंट है, बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हें मज़ा आएगा। देखो, बेसिकली काइनेटिक्स डायनेमिक्स की एक ब्रांच है। क्या है? डायनेमिक्स की 2 ब्रांचेस होती हैं, एक है काइनेटिक्स और एक होती है काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स के अंदर हम लोग जनरली पढ़ते हैं कॉज ऑफ मोशन, मतलब जनरली फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे टॉर्क, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, अदर दूसरी भी चीज़ हैं। और काइनेटिक्स को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक किया है लीनियर मोशन और दूसरा किया है एंगुलर मोशन में। तो बेसिकली काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कोई चीज़ के कॉज होने के, मतलब किसी चीज़ के कारण, मतलब फोर्स बेसिकली। और काइनेटिक्स के बारे इसमें हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं मूवमेंट के बारे में, मतलब किसी चीज़ के मोशन के बारे में रिलेटेड, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम हो गया, वेलोसिटी एक्सेट्रा हो गया। मैंने पहले बोल दिया कि इसका रिलेशन यहाँ कुछ भी नहीं है, अगर ये समझ में नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ बच्चे होते बच्चे पूछते रहते, दिमाग में आता रहता क्वेश्चन, तो बता दिया है। हाँ देखो, हमने क्या बोला है कि हमें इसके ऊपर बात करना है। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बिल्कुल फिजिक्स जैसा है कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होना, हर सारी बातें धीमे धीमे सुनते जाना, एक एक बात में तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बस एक बात है कि अगर 11th क्लास बिगड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन 12th क्लास के हर टॉपिक, हर लेक्चर कवर करोगे तभी 12th क्लास बेहतर हो पाएगी। नहीं तो 12th क्लास में ऐसा इतना ख़राब रिजल्ट बनेगा ना कि तुम 7 जन्मों तक उस रिजल्ट को याद रखोगे और किसी को दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। इसलिए इस बात का याद रखना। तो अब जो हम लोग यहाँ तीसरा फैक्टर बात करने वाले हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स। देखो, केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली यही होता है कि आखिरकार कोई रिएक्शन हो, उसकी रेट क्या है, मतलब उसकी स्पीड क्या है, मतलब कितनी स्पीड से वो कन्वर्ट हो रहा है। जैसे जस्ट समझो, देखो
जैसे मान लो ए है प्लस बी है, इससे बनता है सी। ए और बी को मिलाने से सी बनता है। इसकी कितनी स्पीड है? मतलब हमने कहा कि जब हम 10 ग्राम ए मिलाएंगे और 5 ग्राम बी मिलाएंगे तब जाके 15 ग्राम सी बनता है। तो इसका मतलब है कि दो फैक्टर के ऊपर तो बात हो चुकी है। अब जो तीसरा फैक्टर है कि आखिरकार कितने टाइम में बनेगा, मतलब कितनी स्पीड से बनेगा, उसकी क्या रेट होगी, वो हम लोग बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला फैक्टर होता है जिसके बारे में बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो इस बात को, अब देखो यहाँ से बिल्कुल सीरियस हो जाने की बात है। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, अगर किसी ने 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, इक्विलिब्रियम में पढ़ा हो, तो उसमें कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सारे फैक्टर हम लोग बाद में बात करते जाएंगे, घबराना नहीं है। और 11th क्लास में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि आखिरकार रेट समझने में। देखो मैं कहूँगा रेट मतलब जस्ट तुम्हें समझना है, वो समझना है किस तरीके से, स्पीड या वेलोसिटी, सिंपल से स्पीड समझो। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले, हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझे कि नहीं समझे? स्पीड की बात करें या रेट की बात करें तो जनरल सी बात होती है कि जब तुम किसी क्वांटिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर देते हो तो उस क्वांटिटी को हम रेट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। समझे कि नहीं समझे? जस्ट इतना सिंपल सा तुम्हें, मतलब कोई क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है तो उसको हम रेट बोलते हैं। देखो रेट का फील हम लोगों को कहाँ से आएगा, वो आएगा हाँ फिजिक्स से। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले फिजिक्स के बारे में। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कार है, क्या है, कार, एक सुंदर सी कार अपन ने बना ली है, ये रही कार। ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी कवर करती है, मान लो ए से लेके बी तक जाती है, इसकी दूरी है 20 किलोमीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में इसको लगता है कितना, वो लगता है 100 सेकंड। चलो 100 सेकंड, वैसे 100 सेकंड बहुत कम होता है टाइम। 100 सेकंड मतलब जानते हो कितना होता है? 1 मिनट 40 सेकंड। इतनी किसी की स्पीड नहीं होती, फिर अपन जस्ट मान लिया है। तो इसकी रेट या स्पीड क्या होगी? रेट बोलो या भी स्पीड बोलो, दोनों के ऊपर बात एक ही है। तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है, स्पीड मतलब क्या होता है कि आखिरकार उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना उसने टाइम लिया है। डिस्टेंस किया उसने 20 किलोमीटर, टाइम लिया उसने 100 सेकंड, तो इसके पास आया है 200 मीटर पर सेकंड। बेसिकली क्या है कि एक एवरेज स्पीड है, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होती है, जो पल मतलब इंस्टेंट की स्पीड के बारे में बात करा जाता है, वेलोसिटी के बारे में, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन जस्ट इतना समझो। तो आखिरकार हम लोग मतलब कार की या फिर किसी बाइक की कैसे निकालते हैं रेट या फिर स्पीड, कि आखिरकार उसने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है। ऐसे ही अब बात करने वाले हैं जिसका नाम है, वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो अगर मैं सबसे पहले रेट के ऊपर बात ना करूं और मैं बात करना स्टार्ट करता हूं किसके ऊपर, रिएक्शन के ऊपर। देखो इसको बहुत ध्यान से समझना, रिएक्शन में आखिर का जनरली होता क्या है। अगर मान लो जस्ट देखो बहुत सिंपल समझते हैं, जैसे मान लो C6 C12 H22O11 प्लस H2O गिव्स C6 H12O6 प्लस C6 H12O6। हाँ ये सब ऑर्गेनिक का पार्ट है। अगर जिसकी 11th क्लास की ऑर्गेनिक बिगड़ी हुई है और कुछ भी नहीं आता है और 12th क्लास में कवर करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि लगभग 50% 12th क्लास में ऑर्गेनिक आती है,
बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में आती तो बात अलग है, लेकिन बोर्ड में 50% आती है लगभग। मतलब 50% तुम्हारा रिजल्ट वही हिला देगी। तो इसलिए और बहुत ध्यान से पढ़ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हर लेक्चर उसके अपलोड होते रहेंगे, उसमें हर चीज़ देखना, तब समझ में आएगी। देखो आखिरकार किसी रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी रिएक्शन अगर हम जनरली लेते हैं उससे क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। जब मान लो प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती जाती है और रिएक्टेंट की अमाउंट घटती जाती है। तो इतना समझ में आया कि नहीं आखिर? तो मतलब मेन इंपॉर्टेंट बेसिकली क्या है, वो है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की क्वांटिटी। क्या? क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। और अगर क्वांटिटी के चेंज आने से हम पता लगा सकते हैं कि उसकी रेट क्या है। तो उसे जस्ट समझने की कोशिश करो, बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बहुत आराम से बताएंगे। तो मैं 11वीं क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा तो परेशान भी नहीं होना है। देखो मतलब क्वांटिटी के जो भी चेंजेस आएंगे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, तो उसी के बेसिस पे हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसकी रेट क्या है। देखो क्वांटिटी। अब यार अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में जनरली जो कंसंट्रेशन क्वांटिटी बोलो या कंसंट्रेशन बोलो, उसमें इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है मोलर कंसंट्रेशन। क्या होती है? मोलर कंसंट्रेशन मतलब होती है मोलरिटी। मोलरिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, सारी बातें क्लियर करेंगे। तो हम समझते हैं रेट ऑफ रिएक्शन मतलब होता है कि आखिरकार उसकी मतलब पर सेकंड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट में कितना चेंज आ रहा है। तो मैं क्या कहूँगा कि सबसे पहले तुम सस्ती सी सिंपल सी एक डेफिनेशन लिख लो रेट ऑफ रिएक्शन की। तो लिखो रेट ऑफ रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन, लिखो द चेंज इन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज अ रेट ऑफ रिएक्शन। मुझे पता है कि डेफिनेशन से उतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा, अपन एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे मान लेते हैं हमने देखा 10 बजे 10 AM पे हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमारे पास रिएक्शन है कुछ इस तरीके से। देखो A + B से बनता है C + D। 10 बजे हमने देखा, तो देखो जनरली हम लोग यहाँ मान रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन मोलरिटी, या फिर जस्ट एक नंबर सा मानते हैं ताकि तुम्हें एक इमेजिनेशन हो, मतलब समझ में आए। देखो हम मानते हैं कि इसकी इनिशियली कंसंट्रेशन थी, वो थी मान के चलते हैं 70। इसकी इनिशियली कंसंट्रेशन थी वो थी 80। अपन को इन सबसे कोई मतलब नहीं, तो इनिशियल कितनी भी ले सकते हैं। इसकी कंसंट्रेशन 0 थी और इसकी कंसंट्रेशन 0 थी, तब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी। फिर हमने क्या देखा, 10 बज के 10 सेकंड पर 10 बज के 10 सेकंड में जो हमने देखा कि इसकी कंसंट्रेशन हो गई है 50, इसकी कंसंट्रेशन हो गई है 60, इसकी कंसंट्रेशन 20 हो गई और इसकी कंसंट्रेशन भी 20 हो गई है। कंफर्म कि नहीं कंफर्म? तो अब हमें पता लगाना कि आखिर इसकी रेट स्पीड इसकी क्या है। देखो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, और तुम खड़े थे यहाँ, और तुम्हारी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी थी वो थी 70 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी थी वो थी 150 मीटर। और ऑब्जेक्ट कोई था यहाँ, मान लो एक छोटी सी कार बना देते, यहाँ से लेके कार यहाँ तक गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में इसे बेसिकली टाइम लगा था, वो लगा था 10 सेकंड। इस बात को समझो।
तो मैं पूछूं कि बताओ इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी रेट क्या होगी, तुम कहोगे देखो भैया इसकी स्पीड हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस इसका कितना है 150 माइनस 70 अपॉन टाइम कितना लगा 10 सेकंड। तो इसको माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 80/10, तो 8 मीटर पर सेकंड। समझे कि नहीं समझे? तो बेसिकली अगर हम इसका फॉर्मूला बनाने पे जाएं तो आखिरकार हमने क्या देखा है, देखो चलो वो भी सब बात छोड़ो, इसको और अच्छे से करते हैं। जब हम यहाँ खड़े थे, ये बस यहाँ खड़ी थी, तब इसका टाइम हो रहा था कितना 10:10 AM। और जब हमने 10:10 पे देखा तो एक कार पहुँच गई, गाड़ी पहुँच गई यहाँ, ए था ये बी था, तो टाइम हो गया 10:10। तो कितना टाइम था 10 का डिफरेंस आया तो 10 का लिख लेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका हम फॉर्मूला बनाने पे आते हैं। तो हमने देखा स्पीड इज इक्वल टू एफ फाइनल माइनस एफ इनिशियल। टाइम में देखा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसी को हम कहते हैं डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो ये रहा तुम्हारे पास स्पीड का एक सस्ता सा सिंपल सा फॉर्मूला। कुछ इसी तरीके से हम फिजिक्स में बात करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अब कुछ ऐसा यहाँ भी करने वाले हैं कि अब हम निकालने वाले हैं कि जो रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन मतलब कि एक प्रकार का प्रोसेस, क्या प्रोसेस, प्रोसेस या कोई प्रकार की प्रक्रिया, जैसे कार यहाँ से यहाँ के जाने का प्रोसेस ही था ना, ऐसी ए मतलब ए से ए बी मिलके C+D बना रहे हैं। अब इस रिएक्शन की हम रेट निकाल ली है। तो डेफिनेशन में क्या क्या है, चेंज इन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। तुम कोई भी एक रिएक्टेंट ले लो या कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, तुम्हारा जो मन करे वो ले लो। चलो हमारा मन किया कि हम तो बी को लेंगे, क्या किया बी को करेंगे हम, चलो बी ले लिया है। तो अब देखो इम्पोर्टेंट है, एक बात हमेशा याद रखना कि जो रेट होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, नेवर नेगेटिव, या फिर कह सकते हैं कि हमेशा तुम्हें पॉजिटिव ही देखने को मिलेगी। तो अब देखो तुम्हें रेट निकालना है। रेट में हम क्या करेंगे कि इसकी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसकी फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, फाइनल कंसंट्रेशन है 60। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी इसकी 80। टाइम इसे कितना लगा 10:10 माइनस 10 बजे मतलब 10 सेकंड। तो देखो आंसर कितना आ रहा है -20/10। तो मैंने क्या कहा कि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हम क्या कर देंगे, हम इसके बाहर एक लगा देंगे नेगेटिव का साइन। तो जब इसके बाहर एक नेगेटिव का साइन लग गया तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस 20/10, आंसर आया है 2। क्या है 2 मोलर कंसंट्रेशन पर सेकंड। इसका कहने का मतलब ये है, सुनो, H2 का पता क्या कहने का मतलब है, H2 का कहने का मतलब ये है कि पर सेकंड 2 मोलर कंसंट्रेशन, 2 मोलरिटी चेंज हो रही है। देखो अब इसको जस्ट समझते हैं इस प्रकार से, देखो थोड़ा बेसिक से समझेंगे समझ में आएगा। H2 का है, H2 का मतलब कहने का है कि 2 अमाउंट कम हो रही है पर सेकंड। अगर मान के चलते हैं कि इसकी 10 बजे 80 थी, तो 10:01 पे इसकी कंसंट्रेशन 78 हो जाएगी। देखो इंस्टेंटेनियस पे आएंगे तब और चीज़ समझ में आएगा, जस्ट हम थोड़ा रफली समझा रहा ताकि तुम्हारे दिमाग में थोड़ा समझ में आए। कोई इसी को अपने दिमाग में सेट करके नहीं रखने, भाई इसी तरीके से चलेगा बस सब कुछ हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो केमिकल काइनेटिक्स सबको बहुत कठिन लगती है उसमें बहुत आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑफलाइन में मेरा यही काम है कि जो सबसे टफेस्ट हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक हर बच्चे को बहुत टफ लगती है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बार पढ़ के देखना, मज़ा आ जाएगा। कितनी भी टफेस्ट कुछ भी हो तो मज़ा आ जाएगा। देखो समझे कि नहीं समझे? तो आखिरकार हम लोगों ने क्या जाना है, ये समझ में आया कि आखिरकार हम रेट कैसे निकालते हैं। अब चलो मान लो हमने निकाला प्रोडक्ट की साइड से, अगर कोई कहे कि हमें रिएक्टेंट की साइड से निकालना है तो रिएक्टेंट की साइड से निकालते हैं। रिएक्टेंट की साइड से अगर हमने डी ले लिया, कोई भी एक ले सकते हैं, डी सी डी कोई भी ले लो, तो रेट में क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, फाइनल कंसंट्रेशन है 20, और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है 0, अपॉन टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, तो इसकी आ गई 20/10 मतलब 2 मोलर कंसंट्रेशन पर सेकेंड। तो ये पॉजिटिव रहेगी क्योंकि पॉजिटिव हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम सब इतना एनालाइज करते हैं तो तुम एक चीज़ देखोगे, चाहे रिएक्टेंट से निकालें या प्रोडक्ट से निकालें, चाहे ए से निकालें, चाहे बी से निकालें, चाहे सी से निकालें, चाहे डी से निकालें, हर जगह से तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन सेम देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर रिएक्शन एक है तो उसकी स्पीड भी एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सी से कुछ और आए और डी से कुछ और आए और बी से कुछ और आए और ए से कुछ और आए, नहीं। क्योंकि अगर रिएक्शन एक है तो उसकी रेट मतलब उसकी स्पीड भी एक ही होगी, मतलब कितनी स्पीड से उसके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में चेंजेस आ रहे हैं। सब पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आगे आगे सब बढ़ते जाएंगे। तो इसी के बेसिस पे आखिरकार हम लोगों ने क्या देखा है, देखो अब हमारे पास दो आ गई ना, एक रिएक्शन, देखो अब देखते हैं रिएक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम देखते हैं किसके बेसिस पे, रेट ऑफ रिएक्शन हम देखते हैं रिएक्टेंट के बेसिस पे। तो हम क्या देखते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लिखो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, मतलब जितनी कंसंट्रेशन में डिक्रीजमेंट हुआ है उतना कितने में हुआ। जैसे देखो ए 70 से 50 से पहुंचा है, कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड, वो 10 सेकेंड वही है टाइम टेकन। समझे कि नहीं समझे? देखो और हम आगे बात करते हैं, ये हमने किसके बेसिस पे देखा, हमने देखा रिएक्टेंट पे। कि अगर हम रिएक्टेंट पे निकालना चाहते हो, आखिरकार कोई अगर प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं, मान लो ए है रिएक्टेंट, और अगर कोई तुमसे कहे कि नहीं भाई यार हम तो प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, हम तो प्रोडक्ट की साइड से निकालना चाहते हैं, तो तुम प्रोडक्ट की साइड से निकाल सकते हो। तो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, लिखो इंक्रीज, क्योंकि प्रोडक्ट का इंक्रीमेंट ही तो हो रहा है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, मतलब उतने इंक्रीमेंट होने में उसे कितना टाइम लगा। जैसे देखो, जैसे देखते हैं इसकी इनिशियली 0 थी, 0 से लेकर 20 तक पहुंचने में से कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड ही लगा ना, वही है टाइम टेकन। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं सब डिस्कशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं, ताकि फॉर्मूले तुम याद रखोगे, कहीं भी यूज़ करना सीख जाओगे। तो देखो चलो हम सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टेंट साइड से। तो देखो बात करते हैं रिएक्टेंट साइड से, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस, देखो आखिरकार मैं समझाऊंगा माइनस मतलब क्या है, डेल चेंज, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट आता है ना, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कोई भी एक रिएक्टेंट ले लो। अगर मान लो अभी हम बताते हैं और चेंज इन टाइम, देखो पहली बात बताऊं कि इस नेगेटिव का ज़रूरत क्यों पड़ी है। नेगेटिव साइन जो इंडिकेट करता है वो करता है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब फॉरवर्ड रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है फाइनल वाली इनिशियल वाली से कम होती है, ये भी साइन है। और दूसरी बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा तुम्हें पॉजिटिव ही देखने को मिलेगी। तो जब एक क्वांटिटी तुम्हारे पास क्या नेगेटिव आएगी तो इस नेगेटिव को इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो ये रहा, अगर मान ए डेल ए स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। जैसे अगर हम कहें कि ए देखो यहाँ से देखते हैं,
ए स्क्वायर ब्रैकेट ए इक्वल टू होता है 70। इसके मतलब है कि जो ए रिएक्टेंट है उसकी मोलर कंसंट्रेशन 70 है। और इसी को अगर तुम लिखते हो तो इसको हम क्या समझते हैं कि माइनस ऑफ रिएक्टेंट फाइनल कंसंट्रेशन माइनस रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आप समझ में आया कि नहीं आया है? और इसी के बेसिस पे हम अगर प्रोडक्ट साइड से अगर देखना चाहें क्या करके प्रोडक्ट की साइड से हम कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं, तो उसकी साइड से भी आसान है कि प्रोडक्ट लो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डेल टी। काम वही है, सिंपल सी बात है कि इस पे को अगर लिखना चाहें तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फाइनल स्क्वायर, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, और क्या हो जाता है इनिशियल, और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इतनी सस्ती सी सिंपल सी बातें मेरे हिसाब से तुम सबको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी है, कोई बड़ी बात नहीं पढ़ी है। लेकिन देखो जिस तरीके से बता दूं कि जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज कैसे होती है? टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज निकालते हैं। तो जो भी जितने हम फॉर्मूले सब पढ़ चुके हैं ये सब फॉर्मूले किसके हैं? ये हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के। जैसे क्या लिख लो, ए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। समझे कि नहीं समझे? इंस्टेंटेनियस के बारे में हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इंस्टेंटेनियस मतलब तो तुरंत, मतलब अगर तुमने पूछा कि 10:02 पे क्या हुआ, उसके बारे में तुरंत के आखिर को उस समय रिएक्शन की क्या रेट है, मतलब उसकी क्या स्पीड है, तो तुरंत में बताई जाएगी। जैसे देखो थोड़ा पर फिजिक्स में दौड़ के आ जाते हैं। जैसे मान लो तुम घर से अपनी गर्लफ्रेंड के घर तक गए, मतलब मोहल्ले का चक्कर लगाने गए, तो कभी तुम उछल कूद करके जाते, कभी धीमे धीमे जाते, कैसे भी कुछ भी जाते जाते पहुंच जाते हो ना। तो मान लो कभी तुम्हारी 10 थी, कभी तुम्हारी 5 थी, कभी तुम्हारी 3 थी, कभी 1 थी, कभी बैठ गए, कभी कुछ, मतलब कुछ भी करते रहे। इस तरीके से निकाल दो ना, हर पर अलग अलग स्पीड थी कि नहीं थी। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा और तुम्हारी प्रेमिका का घर का दूरी है, कितनी मान के चलते हैं कितनी दूर है बताओ? मान के चलते हैं 1 किलोमीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक तुम पैदल ही जाते हो, नल्ले तो हो ही। यहाँ से यहाँ तक लगता है 600 सेकंड। तो तुम्हारी स्पीड क्या होगी? ये जो स्पीड बताएगा एवरेज बताएगा 1000 मीटर अपॉन 600। 0 से 0 गया, 5/3, 1.6 के आसपास आएगा। बेसिकली यही तो बात है कि नहीं, कि मीटर पर सेकंड। लेकिन इंस्टेंटेनियस तो तुम्हारी हर पल अलग, ऐसा थोड़ी तक हमेशा तुम्हारी 1.6 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, हर जगह अलग अलग होगी। अब उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो अब कुछ कहेंगे भैया अभी तक हमें ऐसे मज़ा नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी तक हमने केमिस्ट्री के दर्शन ही नहीं करे। जब तक केमिस्ट्री के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। कराते हैं, रुक जा बेटा। जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है PCl5 गैस के फॉर्म में है, और उससे बनता है PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। समझे कि नहीं समझे? इसी के हम लोग क्या लिखते हैं? रेट लिखना चाहते हैं। रेट मतलब इसकी स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर मान लो हम इसकी तरफ से लिखते हैं रिएक्टेंट साइड से, तो माइनस डेल PCl5 अपॉन डेल्टा टी। मतलब कि पता है क्या निकाल रहे हैं? ये पता क्या है? इसकी फाइनल कंसंट्रेशन, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, और इसकी
फाइनल कंसंट्रेशन जब इसकी रिएक्शन ख़त्म हो गई, और माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, अपॉन कितना उसने टाइम लिया रिएक्शन कंप्लीट करने में, इतना रहा। इस तरीके से तुम लिख सकते हो। और हम क्या देखते हैं, अगर हम प्रोडक्ट साइड से देखते हैं तो रेट क्या होगी, रेट की वैल्यू होगी चेंज इन PCl3 कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। या फिर और देखते हैं तो देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन डेल्टा टी। लेकिन एक बात याद रखना कि इन तीनों की वैल्यू एक ही आएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ PCl5 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल PCl3 डेल टी इक्वल टू डेल Cl2 डेल टी। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझ में आया कि नहीं आया है? तो आ जाना चाहिए, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, कोई कठिन नहीं, सब आसान है। तो मतलब जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी और उतनी ही इसकी होगी, क्योंकि अगर एक रिएक्शन तो उसकी एक ही रेट होगी, चाहे रिएक्टेंट से निकालें चाहे प्रोडक्ट से निकालें। समझे कि नहीं समझे? अब किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, लोग बताते हैं कि मान लो भैया अगर रिएक्शन है ऐसी N2O5 गैसियस गिव्स NO2 गैसियस प्लस O2 गैसियस। देखो केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट होती बैलेंस करो। बैलेंस किया 2 और 4, बच्चों के यहीं से दिमाग उड़ जाते हैं। क्या होता है, यहीं से दिमाग उड़ने लगते हैं। पहली बात तो दिमाग यहाँ से उड़ता है कि जब वो स्क्वायर ब्रैकेट देख लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के बारे में डिस्कशन होता है 11th क्लास में, और बच्चों को लगता है कि 11th क्लास बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ हम पढ़ा रहे हैं तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बिंदास तरीके से होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ तक कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो मैं क्या कहता हूँ कि एक बार रिवर्स में जाके वीडियो देख लें। देखो इसी बात को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से, बहुत सस्ता सा सिंपल सा है। जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमने कहा A प्लस B, इन दोनों को मिला के बनता है C, और कुछ बैलेंसिंग करने के बाद 2 आ गया। समझे कि नहीं समझे? हमें मान के चलते हैं कि इनिशियली इसका A था 1 मोल और A था 1 मोल और A था 0, मतलब रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुई थी। जब रिएक्शन फाइनल मतलब कंप्लीट हो गई तो इसके पास कुछ नहीं बचा और इसके पास कुछ नहीं बचा, और इस ये हो गया कितना, ये हो गया 2 मोल। क्या समझे? इस तरीके की रिएक्शन। देखो अगर मोल कॉन्सेप्ट में तुम्हें दिक्कत हो तो मोल कॉन्सेप्ट बाय KP सिंह सर्च करना, तुम्हें हर चीज़ बहुत आसानी तरीके से मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मोल का रियल फील दिखाया है कि आखिरकार मोल होता क्या है रियल में, तो वहाँ से कवर कर लेना। अब देखो रेट तुम अगर निकालना चाहो तो सबसे पहले तुम भाई दिमाग लगाओगे अपना कि भैया फाइनल माइनस इनिशियल। मान लो मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने में मान लो इसको टाइम लगा, हम मान के चलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टाइम लगा से 5 सेकेंड। क्या लगा? तुम कहोगे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। तो तुमने कहा फाइनल कितना है, फाइनल हम रिएक्ट अगर इसकी वो बात करते 0 और ये नेगेटिव तो यहाँ लगाना, अगर उसकी बात कर रहे हैं -1/5, तो आंसर आया 0.2 मोलरिटी पर सेकंड, या फिर मोलरिटी पर सेकंड। देखो हम बता दें कि जो मोलरिटी होती है उसको नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मोलर कंसंट्रेशन की जो यूनिट तुम्हें देखने को मिलती है वो मिलती है मोल पर लीटर। समझे कि नहीं समझे? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 0.2। इसका आंसर निकालोगे तो इसका भी आंसर ए के लिए हो जाती है, बी के लिए इसका ही 0.2 हो जाएगा। अब देखो बच्चे मन के सच्चे, कुछ नहीं जानते बिल्कुल। तो तुम कहोगे भैया रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या करेंगे, क्या आपने बोला था फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तुम कहोगे भैया इसके ऊपर बात करते हैं, फाइनल कितना है 2, इनिशियल है 0, टाइम लगा इसे कितना 5। तो अब इसका आंसर आ गया है 0.4।
अब तुम कहोगे भैया देखो आपने तो एक बात कही थी कि रिएक्टेंट से निकालो चाहे प्रोडक्ट से निकालो, किसी से भी निकालो, सबका आंसर बराबर आना चाहिए। लेकिन आखिरकार यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि इसका आंसर तो 0.2 आ रहा है, इसका आंसर 0.4 आ रहा है, तो कुछ तो गलती हुई है। अब इसी गलती को हमें क्या करना है, दूर करना है। क्यों? क्योंकि देखो प्रोडक्ट की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ट्वाइस है रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन से। समझ में आ रहा कि नहीं बेसिकली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें? तो आखिरकार इसके बेसिस पे हम लोग फॉर्मूले बनाते हैं। तो इसके बेसिस पे हमने फॉर्मूला बनाया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस डेल बी, क्योंकि रिएक्टेंट साइड से तो नेगेटिव ही आने वाला है, और अपॉन 1/2। ये 1/2 पता कौन सा 1/2 है? देखो 1/2 वही 1/2 आया जो इसको बैलेंसिंग करने के बाद आया था। अगर यहाँ मान लो 3 लिखा होता ना तो यहाँ 2 की जगह 3 आता। तो यहाँ लिख दो क्या, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन मोलर और टाइम टेकन, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि इसकी अगर तुम्हें मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है तो ये तो यार तुम खुद निकाल सकते हो, अब कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो जो ये वाली रिएक्शन है तो इसकी रेट क्या निकालेगी, इस वाली रिएक्शन की जो रेट होगी, मतलब इस रिएक्शन की स्पीड, जो रिएक्शन ये हो रही है N2O5 की रिएक्शन है, रेट ऑफ जो रिएक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी देखो -1/2 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन टाइम, यहाँ से इसको रिएक्शन होने में कितना टाइम लगा, मतलब जितनी कंसंट्रेट टी, अपॉन, मुझे पता है कि बच्चों को बहुत सारी भी दिक्कत आएंगी इसको 1/4 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल टी, और यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, डेल O2 अपॉन डेल टी। अब तुम्हारे दिमाग में बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चाहे तुम्हारे पास कोई भी रिएक्शन दी हो, तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो इसी तरीके से निकालते हैं कि जो बैलेंसिंग करने के बाद नंबर आता है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। क्या समझे? क्योंकि जो हम कंसंट्रेशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं वो बात कर रहे होते हैं 1 मोल के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब एक सस्ती सी सिंपल सी बात हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है, वो मिलती है गैसेस की प्रॉब्लम। क्योंकि अभी तक जो हम बात कर रहे जो जनरली होता है वो मोलर कंसंट्रेशन हम लिक्विड में बात करते हो, अगर तुम गैसेस में बात करते हो तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। मतलब स्पीसीज बोलो जो भी मतलब एलिमेंट है, तो ये समझ लो कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर वो होता है ना, जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन सी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, मतलब रिएक्टेंट का बोलो या प्रोडक्ट की बोलो, इतनी सिंपल सी बात है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लो गैसेस के फॉर्म में तुम्हें रेट निकालना है तो इसके लिए रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल सी वही बात हो जाएगी। इसके लिए वही फॉर्मूला हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। तो क्या लिख सकते हो, चेंज इन पार्शियल प्रेशर अपॉन टी, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल टी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर गैसेस से रिलेटेड कोई भी अभी समस्या हो और तुम किसी अच्छे लेवल का कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो 11th क्लास की एक बार गैसेस हिस्ट्री ढंग से पढ़ लेना। बाकी जो 12th क्लास में तुम्हारी ज़रूरी चीज़ें वो तो मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर कंपटीशन निकालना तो तुम्हें 11th क्लास का बहुत कुछ तुम्हें आना चाहिए। तो देखो हमने क्या कहा था, ये जितनी भी तुम बातें करते आ रहे हो ये सब बात कर रहे हो तुम कौन सी, एवरेज की। क्योंकि एवरेज में क्या हो रहा, तुम एक टाइम से दूसरे टाइम, मतलब एक टाइम इंटरवल के बीच इसका तुम बात कर रहे हो। हमें निकालना कि तुरंत, मतलब हमने कहा कि बताओ 10 सेकंड पे क्या हो रहा है, 12 सेकंड पे क्या हुआ, 15 सेकंड, मतलब उसी इंस्टेंट के बारे में अगर बात करना चाहते हो तो वहाँ बात होती क्या, इंस्टेंटेनियस के ऊपर। जैसे हम लोग नहीं निकालते कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, इंस्टेंटेनियस उसकी स्पीड निकालो,
समझे कि नहीं समझे? तो जहाँ भी तुमने अगर थोड़ा और समझा होगा तो यहाँ हम बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब इसकी हेल्प से हम पता लगाएंगे कि उस पल पे उस रिएक्शन की, मतलब जो भी रिएक्शन हो रही है उसकी रेट क्या है, इसकी स्पीड क्या है। मतलब स्पीड मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट के घटने की या रिएक्टेंट की, सॉरी, प्रोडक्ट के बढ़ने की या रिएक्टेंट के घटने की क्या स्पीड है, मतलब कितनी इस रेट से घट रहा है बढ़ रहा है। तो मैं तुमसे कहूँगा ए रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एट अ गिवन टाइम या इंस्टेंट टाइम, बात एक ही है। और हम क्या देखते हैं कि अगर हम इसका देखना चाहते हैं मैथमेटिकल, इसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि स्पीड या वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म, इंस्टेंट वेलोसिटी क्या क्या होता है, तो हमको वो dx/dt, मतलब डिफरेंशिएशन यहाँ यूज़ होता है। इसी तरीके से मैथमेटिकल इंस्टेंटेनियस रेट जो होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -d/r/dt से। इस तरीके से करो, या फिर अगर प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाले हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन dt। कोई बात नहीं, हर चीज़ बहुत अच्छे से मैं क्लियर करूँगा। अगर कोई थोड़ा दिमाग लगाए कि आखिरकार किस तरीके से आए, अपन को ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि 11th क्लास का पार्ट है। लिमिट डेल आर डेल टी टेन टू 0 अपॉन डेल टी। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसका ही मतलब ये होता है और बच्चे इसको जितने अच्छे से नहीं जानते उतने अच्छे से इसको समझते हैं। तो इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। चाहे तुम इसको इस तरीके से लिखो या फिर लिखो कि किस तरीके से, dr/dt, उन दोनों का मतलब एक ही है। समझे कि नहीं समझे? तो हम क्या करते हैं, एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? जनरल रिएक्शन। जैसे ए प्लस, मतलब ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है, ए इस तरीके से बना लो, सी कंपोनेंट है, डी कंपोनेंट है। जब हमने बैलेंस किया तो इसके आगे ए आ गया, इसके आगे बी आ गया, इसके आगे सी आ गया, इसके आगे डी आ गया है। तो हम क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? -1/a डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू -1/b बी अपॉन डेल टी इस इक्वल टू 1/c डेल सी अपॉन डेल टी इक्वल टू 1/d डेल डी अपॉन डेल टी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हल्की फुल्की बातें समझ में आ गई होंगी। कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो कुछ बच्चे मन के सच्चे क्वेश्चन पूछते अच्छे अच्छे, तो वो कहेंगे भैया वैसे तो सब समझ में आ गया है, एक कोई आप रिएक्शन लिख के थोड़ा फील दिला दीजिए तो हम उसको और बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। तो मैं कहूँगा कोई बड़ी बात नहीं, हम लिखवा देते हैं N2O5, इससे बनता है NO2 प्लस O2। बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ हो जाता 4, यहाँ हो 2, यहाँ हो जाता 4। और इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन देखें इंस्टेंटेनियस, अगर तुमसे बोले कि इंस्टेंटेनियस लिखो तो इसका फॉर्मूला होगा रेट का, वो हो जाएगा क्या, -1/2 डी N2O5/dt। ये है इंस्टेंटेनियस। अगर कोई एवरेज के ऊपर बात करते हैं तो रेट क्या हो जाएगा, -1/2 डेल N2O5/डेल टी। सिर्फ इतना ही सा सिंपल सा है कि इंस्टेंटेनियस के लिए हम ए यूज़ करते हैं और एवरेज के लिए हम डेल यूज़ करते हैं। अगर इन सब को डिटेल में पढ़ना तो एक बार फिजिक्स की वीडियो जाके देख लेंगे, जहाँ मैंने सब बेसिक समझाया, तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इस तरीके को लिखो, फिर इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, वो हो जाती है 1/4 डी NO2/डेल टी इज इक्वल टू, कोई बात नहीं, ये तो पहले हम समझा ही चुके हैं। तो ये रहा आंसर। तो यहाँ तक तुम्हें कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इसे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से भी करते हैं, और एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कई बार ऐसा होता है कि ग्राफ बना के दे दिया जाता है, और ग्राफ तुम्हें देखने को मिलता है वो इस तरीके से ग्राफ देखने को मिलता है कि यहाँ जो तुम्हें ग्राफ देखने को मिला कि इस एक्सिस पे होती है टाइम, मतलब एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, और जो बाई एक्सिस होता है ना उस पे देते हैं हम क्या, मोलर कंसंट्रेशन।
मोलर कंसंट्रेशन मतलब इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। तो बेसिकली मोलरिटी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। और यहाँ हम क्या दे देते हैं, ये देते हैं ग्राफ। मतलब जो भी तुम्हारे पास रिएक्शन है, जैसे हम मान लेते हैं, हम मान के चलते हैं हम यही रिएक्शन ऊपर की जो रिएक्शन है इसका हमने ग्राफ बना के दे दिया है। तो अब मान लो तुम्हें निकालना है कि ये रहा T1 टाइम। तो इस T1 टाइम पे इसकी मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू ये रहेगी। तो बेसिकली पता है हम बात कर रहे हैं, पता है ग्राफ पता है किसका है, N2O5 का है। किसका है, N2O5 का ग्राफ है। देखो N2O5 मतलब रिएक्टेंट का है, मतलब देख रहे हो तुम्हें, देख रहे हो इसकी कंसंट्रेशन घटती जा रही है, पल पल जो घटती जा रही है, ये है। और अगर हम देखते हैं कि T2 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है इतनी, मतलब जो भी यहाँ एक्सेस आएगा। तो अगर तुमसे क्या कहे कि इसकी एवरेज निकाल के दो, तो हम कैसे निकालोगे? एवरेज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस डेल R अपॉन डेल T, मतलब मोलर कंसंट्रेशन X2 माइनस X1 अपॉन T2 माइनस T1। क्या समझे? देखो बेसिकली पता है क्या है, ये जो यहाँ पॉइंट रखोगे ना, तो T2 कॉमा X2 होता है और यहाँ तुम पॉइंट रखोगे तो यहाँ मिलेगा T1 कॉमा X1। मतलब जो ये X1 है ये पता है क्या है, ये X1 है मोलर कंसंट्रेशन। मतलब यहाँ मान के चलते हैं, यहाँ मान के चलते 5 और यहाँ मान ले हमने 12, तो वही है कि, और यहाँ मान के हम चलते हैं कितना, यहाँ मान के चलते हैं हम 4, यहाँ मान के चलते हैं हम 7। तो यहाँ जो पॉइंट आएंगे तो क्या आएंगे हैं 4,12, और यहाँ जो पॉइंट लिखने के आएंगे तो यहाँ आएंगे 7,5। समझे कि नहीं समझे? इसी के बेसिस पर रेट निकालोगे तो -5 माइनस 12 अपॉन 7 माइनस 4, तो ये 7 अपॉन 3, कुछ इस तरीके से, मतलब जस्ट समझाने का तरीका है। अगर तुमसे कोई पूछे कि इंस्टेंटेनियस इसके बारे में क्या बताओ, इसकी इंस्टेंटेनियस इसकी रेट क्या होगी, तो इंस्टेंटेनियस मान लो तुम पता लगाना चाहते हो कि हम 5 सेकंड में पता लगाना चाहते हैं, और इस पॉइंट पे लगाना पता करना चाहते हैं, तो पता क्या करोगे, इसका तुम्हें निकालना पड़ेगा स्लोप। तो मतलब या फिर बोल सकते हैं कि ये जो कर्व बन रहा है ना, इसका टेंजेंट, ये थोड़ा मैथमेटिकल हो गया, कोई बात नहीं। इस जो लाइन है ना, इसका जो स्लोप होगा ना, वही बताएगा कि इसकी इस समय पे इसकी इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक अच्छे से डिस्कशन हो गया है और तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो इसका जो भी रेट तुम निकालोगे आ जाएगा। इसको मतलब ये बोलो या फिर बोल सकते हो कि माइनस स्लोप, मतलब इस लाइन का जो भी स्लोप है इस पर नेगेटिव लगा देना, और आर इंस्टेंटेनियस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ऑफ डेल R अपॉन डेल T। सिंपल सी बात समझ में आई कि नहीं आई है? ये था सिर्फ N2O5 का। अगर कोई बात करे किसके ऊपर, अगर बात करे कोई O2 के ऊपर, तो O2 बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट है। मतलब प्रोडक्ट की अमाउंट हमेशा बढ़ती जाती है, मतलब मतलब इस तरीके से ग्राफ बनेगा उसका। ये है O2 का, और ये रही है टाइम का, ये मोलर कंसंट्रेशन है, वो टाइम का ग्राफ है। तो मैं जिस इंस्टेंट पे भी इसका तुम्हें पता लगाना है, मान लो इस पर निकालना है, तो इस पर एक स्लोप करो, और जो स्लोप है ना, ये स्लोप यही प्रोवाइड करता है इसकी इंस्टेंटेनियस रेट। स्लोप लिख दो या फिर लिख दो R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डेल P अपॉन डेल T। अगर वही कहानी है कि एवरेज निकालना चाहे तो एवरेज निकालते हैं हम 2 पॉइंटेड के बीच का। यहाँ बोल दो T1 कॉमा X1 और इसकी बोल दो T2 कॉमा X2। तो इसकी R एवरेज की वैल्यू आएगी X2 माइनस X1 और T2 कॉमा T1।